हम कल्पना कीजिए कि आपको ना 3 अलग-अलग महाद्वीपों की मल्टी सिटी फ्लाइट बुक करनी है। जो कि अपने आप में काफी सिरदर्द वाला काम है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको टोक्यो में एक होटल रिजर्व करना है और न्यूयॉर्क में कार भी किराए पे लेनी है। अच्छा। हाँ, और सबसे बड़ी बात, ये सब आपको 60 सेकंड से भी कम समय में करना है। अरे वाह, 60 सेकंड। हाँ, और वो भी एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके जो देखने में ना किसी एलियन कोड जैसी लगती है। और सबसे बड़ी शर्त, आपको माउस को हाथ तक नहीं लगाना है। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सीन जैसा लग रहा है ना, मुझे भी यही लगा था। लेकिन असल में हमारी जो ग्लोबल ट्रैवल इंडस्ट्री है वो हर दिन बिल्कुल इसी तरह काम करती है। बिल्कुल सही कहा। तो आज हम जिस सोर्स मटेरियल का विश्लेषण कर रहे हैं वो इसी छिपे हुए एलियन कोड को डिकोड करने के बारे में है। हम बात कर रहे हैं विंग्स इंस्टीट्यूट के प्रोफेशनल एमेडियस जीडीएस ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स की। तो चलो इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। एमेडियस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो दुनिया भर की ट्रैवल एजेंसियों की एक तरह से कहें तो रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इसे सीखना हमेशा से बहुत मुश्किल माना जाता रहा है। राइट। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके अनुसार ये दुनिया का इकलौता कोर्स है जो असली एमेडियस मॉक सिमुलेटर पर लाइव ट्रेनिंग देता है। और अगर कीमत की बात करें तो कोर्स की मूल कीमत 21,999 रुपए है, जो कि काफी ज्यादा है। हाँ, लेकिन फिलहाल इस पर 64% की भारी छूट है, तो ये 7,999 रुपए में उपलब्ध है। ये एक बड़ा अंतर है। हाँ, लेकिन मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है वो ये है कि क्या कोई इतना जटिल ग्लोबल सिस्टम सच में सिर्फ एक ऑनलाइन कोर्स और सिमुलेटर के जरिए सीखा जा सकता है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हम सिर्फ एक साधारण सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, एमेडियस एक जीडीएस है। हाँ। यानी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसे इस तरह से समझें कि ये एक बहुत ही विशाल अदृश्य नर्वस सिस्टम है जो दुनिया भर की एयरलाइंस, होटलों और कार रेंटल कंपनियों को एक साथ जोड़कर रखता है। मतलब सारा डेटा एक ही जगह। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, अगर न्यूयॉर्क में कोई अपनी फ्लाइट कैंसिल करता है तो वो खाली सीट 1 सेकंड के अंदर मुंबई में बैठे किसी ट्रैवल एजेंट की स्क्रीन पर फ्लैश होनी चाहिए। अरे वाह, 1 सेकंड के अंदर? हाँ, स्पीड ही सब कुछ है। और इस गति को बनाए रखने के लिए ये सिस्टम आज के जमाने वाले आधुनिक पॉइंट एंड क्लिक ग्राफिक्स का इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, तो फिर ये दिखता कैसा है? ये ना 1980 के दशक के स्टाइल वाले नीले स्क्रीन और टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स पर चलता है। ओहो, मतलब वो पुरानी डॉस वाली फीलिंग। बिल्कुल वही। इसीलिए इस कोर्स का मिशन कोई साधारण किताबी ज्ञान देना नहीं है। मतलब आप सिर्फ स्क्रीनशॉट देखकर या यूट्यूब वीडियो देखकर एमेडियस नहीं सीख सकते। राइट, वो तो है। इस कोर्स की पूरी बुनियाद 35 घंटे से अधिक के व्यावहारिक अभ्यास पर टिकी है। और ये अभ्यास एक असली टर्मिनल पर होता है। मतलब कोई डमी वीडियो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। ये एक ऐसा वातावरण है जहां इंसान असल कमांड टाइप करता है और अगर वो कोई गलत कमांड डालता है तो सिस्टम ठीक वैसे ही एरर दिखाता है जैसे वो असल दुनिया की किसी ट्रैवल एजेंसी में दिखाएगा। मुझे ये लाइव सिमुलेटर वाली बात काफी हद तक एक एविएशन ट्रेनिंग जैसी लगती है। वो कैसे? मतलब किसी पायलट को आप हजारों पन्नों की मैनुअल पकड़ाकर ये नहीं कह सकते कि जाओ अब बोइंग 747 उड़ाओ। हाँ, बिल्कुल नहीं कह सकते। उसे कॉकपिट में बैठना ही होगा ना। उसे एक सिमुलेटर चाहिए जहां वो बटनों को असल में महसूस कर सके और देख सके कि तूफान आने पर इंजन कैसे प्रतिक्रिया देता है। सही कहा। अब अगर मैं स्रोतों को देखूं तो कोर्स का ढांचा बहुत ही भारी भरकम लगता है। मतलब इसमें 20 दिन का कोर्स है और 90 दिन का एक्सेस मिलता है और हैंड्स ऑन टर्मिनल सिमुलेशन की तो भरमार है। हम बात कर रहे हैं 266 सिमुलेशन, 132 थियरी लेसन और 205 क्विज की, जो कि काफी बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। और कोर्स का जो पहला मॉड्यूल है फाउंडेशन एंड एक्सेस, उसमें कुछ कमांड्स का जिक्र है जैसे JI और JO। हाँ, JI और JO। और JI का मतलब है जंप इन यानी सिस्टम में साइन इन करना और JO का मतलब जंप आउट यानी साइन आउट करना। और वो जो आपने कॉकपिट वाला उदाहरण दिया ना, वो यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। अच्छा। हाँ, देखिए, जब कोई छात्र वो JI कमांड टाइप करके पहली बार सिस्टम में जंप इन करता है तो वो सिर्फ दिमाग में जानकारी को स्टोर नहीं कर रहा होता। तो फिर क्या कर रहा होता है? वो अपनी मसल मेमोरी विकसित कर रहा होता है। मतलब उंगलियों को आदत डाल रहा है। बिल्कुल। वो मांसपेशी स्मृति, जहां उंगलियां कीबोर्ड पर बिना सोचे सही जगह पहुंच जाती हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री में ना
माउस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। माउस दुश्मन है, ये तो बहुत ही अजीब बात है। अजीब है लेकिन सच है। माउस का इस्तेमाल करने में जो 2-3 सेकंड लगते हैं वो किसी हाई वॉल्यूम एजेंसी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। कीबोर्ड शॉर्टकट और मसल मेमोरी ही एक एजेंट को कुशल और तेज बनाती है। रुको, मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। मैं थोड़ा आलोचनात्मक नजरिया अपनाना चाहूंगा। हाँ बताइए। 20 दिन के कोर्स में 266 सिमुलेशन, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे परीक्षा से एक रात पहले रट्टा मारना। मैं समझ सकती हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मतलब जब कोर्स में पहले से ही 132 थ्योरी लेसन हैं और हर चीज को परखने के लिए 205 क्विज भी दिए गए हैं, तो इसके ऊपर से इतने सारे सिमुलेशन, क्या ये सिर्फ जानकारी का बोझ या इन्फो ओवरलोड नहीं बन जाएगा? और सबसे बड़ी बात, जब वो 90 दिन का एक्सेस खत्म हो जाएगा तो इंसान के दिमाग में असल में बचेगा क्या? ये एक बहुत ही जायज चिंता है। कोई भी इंसान 20 दिन में 266 नई चीजें रटकर हमेशा के लिए याद नहीं रख सकता। राइट। लेकिन संस्था ने इस कोर्स को रटने के लिए डिजाइन ही नहीं किया है। ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे असल में लागू किया जाए, है ना? हाँ बिल्कुल। थ्योरी लेसन सिर्फ ये बताते हैं कि कोई कोड क्या है, और क्विज ये जांचते हैं कि आपने थ्योरी ध्यान से पढ़ी या नहीं। लेकिन सिमुलेशन वो जगह है जहां असल न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। अच्छा, मतलब थ्योरी सिर्फ बेस बनाने के लिए है? जी, और कोर्स को 20 दिन का नाम दिया गया है ताकि एक स्ट्रक्चर रहे, एक रूटीन बने। लेकिन इसीलिए 90 दिन का एक्सेस दिया गया है, जब तक कि उसकी उंगलियां बिना देखे सही कमांड न टाइप करने लगे। ये पॉइंट तो है। और अगर हम वो 7,999 रुपए की फीस का गणित देखें, हाँ बताइए। तो 266 सिमुलेशन के हिसाब से एक सिमुलेशन की कीमत सिर्फ 4 रुपए आती है। अरे बाप रे, सिर्फ 4 रुपए? हाँ, एक सुरक्षित वातावरण में जहां गलती करने पर असल में किसी का टिकट कैंसिल नहीं होता, वहां 4 रुपए में एक गलती सुधारने का मौका मिलना, ये एक बहुत ही तार्किक और सस्ती पेडागॉजी है। ठीक है, 4 रुपए प्रति सिमुलेशन वाला तर्क अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे ना उस भाषा पर बात करनी है जो इसमें सिखाई जाती है। अच्छा, कमांड्स की भाषा? हाँ। मैंने सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही अजीब सी लाइन देखी। उसमें लिखा था AN 15 MARBOMGOI। हाँ, ये काफी मशहूर कमांड है। कर कैसे समझेगा? बिल्कुल नहीं समझेगा। यहाँ से बात असल में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि कोर्स का मुख्य पाठ्यक्रम 0 से लेकर PNR बनाने तक जाता है, लेकिन ये भाषा मुझे बहुत उलझाने वाली लगी। शुरुआत में ये बिल्कुल वाईफाई पासवर्ड जैसा ही लगता है, लेकिन जब आप इसे डिकोड करना सीखते हैं ना, तो ये बहुत ही तार्किक और बहुत तेज है। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। बिल्कुल। चलिए इसी AN 15 MARBOMGOI को लेते हैं। AN का मतलब है अवेलेबिलिटी न्यूट्रल, मतलब? यानी आप सिस्टम से पूछ रहे हैं कि कौन सी फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। ठीक है। और फिर 15 MAR? 15 MAR का मतलब है 15 मार्च। ये तारीख का ग्लोबल एविएशन फॉर्मेट है। अच्छा। और BOM? BOM मुंबई एयरपोर्ट का 3 अक्षरों वाला IATA यानी IATA कोड है। और GOI? गोवा का कोड है। अरे वाह! तो इस एक छोटी सी बिना स्पेस वाली लाइन का मतलब है, मुझे 15 मार्च को मुंबई से गोवा जाने वाली सभी फ्लाइट्स की लिस्ट दिखाओ। बिल्कुल सही पकड़े। अब सोचिए, एक आम वेबसाइट पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ता? मुझे कम से कम 5-6 बार माउस क्लिक करना होता, कैलेंडर से तारीख चुननी होती, ड्रॉप डाउन से शहर चुनने होते। इसमें तो बहुत टाइम लगता है। हाँ, और यहाँ एक ट्रेन्ड एजेंट इसे सिर्फ 2 सेकंड में टाइप करके एंटर दबा देता है। ओह, तो ये सारा खेल स्पीड का है। अब मुझे समझ आया कि 1980 के दशक का ये इंटरफेस आज भी क्यों जिंदा है। बिल्कुल। और मैंने सोर्स में देखा कि एक बार जब आपको सही फ्लाइट मिल जाती है तो आपको एक PNR बनाना होता है। इसके लिए भी कुछ खास कमांड्स हैं, जैसे SSNM और AP। हाँ, और अगर हम इसे थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो PNR यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड बनाना वो नंबर 1 स्किल है जो किसी भी ट्रैवल एजेंसी के इंटरव्यू में सबसे पहले जांची जाती है। मतलब ये सबसे जरूरी चीज है? जी। और जैसे SS का मतलब है सेल सेगमेंट, यानी आपने उस फ्लाइट की एक सीट अपने ग्राहक के लिए लॉक कर ली है। NM से आप पैसेंजर का नाम सिस्टम में डालते हैं, और AP से उसका फोन नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल जोड़ते हैं। अच्छा, AP मतलब ऐड फोन। हाँ, और जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं, तब जाकर सिस्टम एक यूनिक PNR जनरेट करता है। अगर कोई व्यक्ति बिना गलती के एक पूरा PNR नहीं बना सकता,
तो सच मानिए वो इस फील्ड में काम नहीं कर सकता। लेकिन कोर्स सिर्फ फ्लाइट्स तक तो सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि स्रोत सामग्री में कुल 10 एक्सपर्ट मॉड्यूल्स का जिक्र है। अगर कोई सिर्फ पीएनआर बनाना सीख ले तो क्या वो काफी नहीं है नौकरी पाने के लिए? काफी नहीं है, क्योंकि आज के समय में ट्रैवल एजेंसियां सिर्फ टिकट बुक करने वाले क्लर्क नहीं ढूंढ रही हैं। तो उन्हें क्या चाहिए? उन्हें एक पूर्ण सेवा एजेंट चाहिए, यानी फुल सर्विस एजेंट। कल्पना कीजिए कि आपका ग्राहक पेरिस जा रहा है। ठीक है। उसे सिर्फ फ्लाइट थोड़ी चाहिए होगी, उसे एयरपोर्ट से होटल तक के लिए कार चाहिए और रहने के लिए एक अच्छा कमरा भी चाहिए। हाँ, जाहिर सी बात है। ये कोर्स सिखाता है कि 190 से ज्यादा देशों में होटल रिजर्वेशंस कैसे किया जाता है, और कार रेंटल वाले मॉड्यूल में ना एक्रिस यानी ACRISS कोड्स का उपयोग करना सिखाया जाता है। ये एक्रिस कोड्स क्या होते हैं? ये कोड्स बताते हैं कि कार मैनुअल है या ऑटोमेटिक, उसमें AC है या नहीं, या वह किस साइज की है। अरे वाह, मतलब सब कुछ उसी नीली स्क्रीन से। हाँ, सब कुछ उसी सिस्टम पर। और मैंने प्राइसिंग के बारे में भी कुछ पढ़ा था, उसमें FXP कमांड का बहुत जिक्र था। वो इस पूरे सिस्टम का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। FXP का मतलब है फेयर प्राइसिंग। ओके। देखिए, ट्रैवल इंडस्ट्री में मार्जिन बहुत कम होते हैं। अगर किसी एजेंट ने गलत कमांड डालकर किसी कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल ट्रिप की गलत कीमत निकाल दी और ग्राहक ने वो कीमत चुका भी दी, तो जो भी नुकसान होगा वो एजेंसी को अपनी जेब से भरना पड़ेगा। ग्राहक वापस पैसे नहीं देगा। बाप रे, ये तो बहुत रिस्की है। इसीलिए एजेंसियों को ऐसे एजेंट्स की सबसे ज्यादा तलाश होती है जो फेयर और प्राइसिंग में कभी गलती ना करे। समझ गया। स्रोतों में एक और शब्द का बहुत ज्यादा जिक्र है, क्यू मैनेजमेंट। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। ये सुनने में मुझे ना किसी बैंक या सरकारी दफ्तर की लाइन जैसा लगा। एक डिजिटल सॉफ्टवेयर में लाइन या कतार का क्या काम? क्यू मैनेजमेंट को ऐसे समझे जैसे किसी अस्पताल का ट्रायाज सिस्टम होता है। मतलब जहां तय करते हैं कि कौन सा मरीज ज्यादा सीरियस है। बिल्कुल। एक ट्रैवल एजेंसी में एक दिन में सैकड़ों PNR बनते हैं। कुछ टिकटों की पेमेंट आनी बाकी होती है, कुछ का टाइम लिमिट खत्म होने वाला होता है, और कुछ फ्लाइट्स एयरलाइन की तरफ से रीशेड्यूल हो जाती है। तो इतने सारे बदलाव एक साथ होते हैं? हाँ, और एक इंसान के लिए ये सब दिमाग में याद रखना तो असंभव है। अमेडियस का क्यू मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है कि वो इन सारे PNR को उनकी अर्जेंसी के हिसाब से अलग अलग डिजिटल कतारों या क्यू में बांट देता है। अच्छा। जो टिकट अगले 1 घंटे में एक्सपायर होने वाला है वो एजेंट की स्क्रीन पर सबसे ऊपर आ जाएगा। एक हाई आउटपुट एजेंट को ये वर्कफ्लो मैनेज करना आना ही चाहिए, वरना डेडलाइंस छूट जाएंगी और टिकट कैंसिल हो जाएंगे। मान लेते हैं कि किसी ने ये सारे कोड्स, ये सारा वर्कफ्लो एक शांत कमरे में बैठकर अपने लैपटॉप पर सीख लिया। उसने वो 266 सिमुलेशंस भी शांति से कर लिए। ठीक है। लेकिन असल दुनिया तो बहुत अनिश्चित है ना। जब रात के 3 बजे कोई फ्लाइट कैंसिल हो जाए, सिस्टम हैंग कर रहा हो और यात्री फोन पर चिल्ला रहा हो, तो उस वक्त एक रिलैक्स सेटिंग में सीखा गया JI और JO कैसे काम आएगा? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब ये कोर्स किसी को असल दुनिया के दबाव और संकट के लिए कैसे तैयार करता है? क्योंकि बिना वास्तविक दबाव के तो कोई भी ट्रेनिंग अधूरी ही मानी जाएगी। और यहीं पर इस प्रोग्राम का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा सामने आता है। कोर्स के अंत में सिर्फ एक थ्योरी का मल्टीपल चॉइस पेपर नहीं थमा दिया जाता। तो कैसे टेस्ट करते हैं? टेस्टिंग के लिए 5 मॉक टेस्ट और एक फाइनल एग्जाम है। लेकिन ये मॉक टेस्ट कोई सही या गलत वाले सवाल नहीं है। इनमें एक ऐसा टेस्ट है जिसे डिसरप्शन मैनेजमेंट कहा गया है। मॉक टेस्ट 4। डिसरप्शन मैनेजमेंट मतलब संकट को संभालना? बिल्कुल। इस टेस्ट में ना जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती हैं जहां चीजें गलत हो रही हों। जैसे कि मान लीजिए आपने एक यात्री के लिए दिल्ली से लंदन की कनेक्टिंग फ्लाइट बुक की है, लेकिन अचानक सिस्टम दिखाता है कि बीच में दुबई वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ओहो। अब यात्री दुबई में फंसा हुआ है। उस दबाव में बिना कोई अतिरिक्त चार्ज लगाए आप उस यात्री को दूसरी एयरलाइन में कैसे रीबुक करेंगे? और वो भी जल्दी से? हाँ, सिस्टम आपको जानबूझकर एरर पे एरर देगा। आपको इस डिजिटल संकट से बाहर निकलना होगा। ये तो सच में पसीने छुड़ाने वाला है। और फिर मॉक टेस्ट 5 है, जो 21 मिशंस वाला एक फुल स्केल असेसमेंट है। 21 मिशंस? हाँ, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मल्टी सिटी ट्रिप बुक करने जैसी बहुत ही जटिल और उलझी हुई परिस्थितियां दी जाती हैं। ये टेस्ट असल में एजेंसी के रोजमर्रा के संकटों का एक आईना है। ये सुनकर मुझे ना उन छात्रों के उदाहरण याद आ रहे हैं जिनका जिक्र स्रोत सामग्री में किया गया है।
वे कहानियां अब मुझे ज्यादा तार्किक लग रही हैं। हाँ, उनके अनुभव बहुत कुछ बताते हैं। जैसे करण जोशी, जो सिर्फ 12वीं पास है, उसने बताया कि कैसे उसने केवल 3 दिन में बेसिक फ्लाइट बुक करना सीख लिया था। बिल्कुल। या फिर स्नेहा पाटिल का उदाहरण ले लीजिए, जिसने कहा कि उसे ट्रैवल इंडस्ट्री की जीरो नॉलेज थी, लेकिन इस कोर्स के जरिए उसने पूरा पीएनआर बनाना और उसे मैनेज करना सीख लिया, और आज वो एक ट्रैवल एजेंसी में काम कर रही है। ये नतीजे बताते हैं कि सिमुलेशन का ये तरीका असल में काम कर रहा है। ये कहानियां इस बात का प्रमाण है कि जब तकनीक को सही पेडागॉजी या सही तरीके से सिखाया जाए तो वो कितनी भी जटिल क्यों ना हो, उसे समझा जा सकता है। ये सिर्फ रटने का नहीं है, बल्कि सिस्टम के लॉजिक को समझने का खेल है। यहाँ मैं जानबूझकर एक कड़वा सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। हमने इस कोर्स की इतनी सारी खूबियां देखी, इसके स्ट्रक्चर, इसके सिमुलेशन और इसकी जटिलता पर बहुत बात की। विंग्स इंस्टीट्यूट 2008 से वडोदरा में स्थापित है, उनकी एक लंबी विरासत है, वो सब ठीक है। हाँ। लेकिन आखिर में कोई इंसान अपनी मेहनत के 7,999 रुपए खर्च कर रहा है, अपने जीवन के 35 घंटे लगा रहा है। क्या संस्था इस कोर्स के बाद नौकरी की गारंटी देती है? क्योंकि अगर नौकरी ही पक्की ना हो तो इस भारी भरकम डिसरप्शन मैनेजमेंट को सीखने का असल में फायदा ही क्या है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है और इसका जवाब पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए। जी। अगर हम कोर्स के FAQ यानी अक्सर पूछे जाने वाले सवालों को स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से देखें तो संस्था साफ तौर पर कहती है कि वे कोई जॉब गारंटी नहीं देते हैं। अच्छा, कोई गारंटी नहीं है? नहीं, ये कोर्स एक एजुकेशनल टूल है, ये कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है। लेकिन हमें इसके पीछे के अर्थशास्त्र को थोड़ा समझना होगा। वो कैसे? भारत की लगभग 90% ट्रैवल एजेंसियां आज एमेडियस सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। जब किसी एजेंसी को नया स्टाफ हायर करना होता है तो उनके पास किसी फ्रेशर को 6 महीने तक सॉफ्टवेयर सिखाने का समय या पैसा नहीं होता। मतलब उन्हें रेडी टू वर्क लोग चाहिए जो पहले दिन से काम कर सकें। सटीक। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो पहले दिन से सिस्टम पर बैठकर PNR बनाना शुरू कर सके। जब कोई व्यक्ति ये कोर्स पूरा कर लेता है तो वो उन 90% एजेंसियों के लिए एक तुरंत काम में लिए जाने वाले एसेट में बदल जाता है। अच्छा, मतलब आपके पास स्किल है तो नौकरी के चांस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा एयरलाइंस के टिकटिंग काउंटर्स, एयरपोर्ट जॉब्स और यहाँ तक कि खुद का फ्रीलांस ट्रैवल बिजनेस शुरू करने के दरवाजे भी खुल जाते हैं। स्रोत में वेतन को लेकर भी कुछ आंकड़े दिए गए हैं। इसमें शुरुआती सैलरी 15,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए प्रति माह तक बताई गई है। हाँ, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति किस शहर में है और वो किस लेवल की एजेंसी में काम कर रहा है। जी। और एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट। हाँ, कोर्स पूरा करने और वो मुश्किल फाइनल एग्जाम पास करने के बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलता है, और ये कोई साधारण कंप्यूटर जनरेटेड कागज नहीं है। तो इसमें क्या खास है? इस पर डायरेक्टर मिली मेहता और प्रोग्राम हेड रुबाब निजामी के भौतिक हस्ताक्षर होते हैं। इस सर्टिफिकेट को आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है और लिंक्डइन या अपने किसी भी पेशेवर नेटवर्क पर शेयर किया जा सकता है। तो हायरिंग मैनेजर्स को भी भरोसा होता है? बिल्कुल। हायर करने वाले मैनेजर्स के लिए ये सर्टिफिकेट इस बात का ठोस सबूत है कि इस व्यक्ति ने सिर्फ थ्योरी की किताब नहीं पढ़ी है, बल्कि उसने मॉक सिम्युलेटर की भट्ठी में खुद को तपाया है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो ये सामने आता है कि कैसे कोई भी इंसान, चाहे वो 12वीं पास छात्र हो, कोई कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हो जो अपना फील्ड बदलना चाहता हो, या कोई ऐसा इंसान जिसने पहले कभी एविएशन इंडस्ट्री का मुंह तक न देखा हो, राइट, वो अपने मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप का इस्तेमाल करके इस ग्लोबल इंडस्ट्री की नंबर 1 स्किल सीख सकता है, और वो भी बिना किसी महंगी क्लासरूम ट्रेनिंग के। बिल्कुल, इसमें कोई छिपे हुए खर्च नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि नामांकन के साथ ही कई सारे मुफ्त डाउनलोडेबल रिसोर्सेज भी मिलते हैं। हाँ, जैसे कि चीट शीट्स। हाँ, चीट शीट्स, शॉर्टकट्स की लिस्ट और एक पूरी डिक्शनरी या ग्लॉसरी जो कोर्स के 90 दिन खत्म होने के बाद भी हमेशा आपके काम आ सकती है। इस पूरी चर्चा का मुख्य निष्कर्ष यही है कि सही उपकरण और वास्तविक सिमुलेशन किसी भी जटिलता को आसान बना देते हैं। बिल्कुल सही। जब आप किसी बहुत बड़ी डरावनी जानकारी को छोटे छोटे आसानी से समझ में आने वाले हिस्सों में बांट देते हैं और फिर एक सुरक्षित सिम्युलेटेड वातावरण में उसे बार बार लागू करने का मौका देते हैं, तो वो डर खत्म हो जाता है।
क्रिटिकल थिंकिंग इसी बात में है कि हम ये पहचाने कि कौन सा ज्ञान सिर्फ जानने के लिए है और कौन सा ज्ञान असल में करने वाला कौशल है। एमेडियस पूरी तरह से करने वाला कौशल है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। ज्ञान और कौशल यानी थियोरी और मसल मेमोरी के बीच का यही अंतर ही इस तरह के सिमुलेशन कोर्स को इतना प्रभावशाली बनाता है। और इसी विचार से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो मैं चाहती हूँ कि हमारा हर सुनने वाला थोड़ा सोचे। हाँ बताइए। हमने देखा कि कैसे महज 20 दिन का एक ऑनलाइन लाइव सिमुलेटेड कोर्स एक बिल्कुल नए इंसान को एमेडियस जैसे बेहद जटिल पुरानी कोडिंग वाले वैश्विक सिस्टम का विशेषज्ञ बना सकता है। राइट। तो जरा सोचिए, भविष्य में इस तरह की मॉक सिमुलेशन तकनीक का इस्तेमाल करके चिकित्सा, इंजीनियरिंग या कानून जैसी अन्य जटिल पेशेवर फील्ड्स की शिक्षा को आम लोगों के लिए कितना सुलभ और सस्ता बनाया जा सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा विचार है। अगर एक सिमुलेटर हमें बिना असली प्लेन क्रैश किए संकट से निपटना सिखा सकता है, तो क्या भविष्य में कोई मेडिकल छात्र बिना किसी असली मरीज को छुए सिर्फ वर्चुअल रियलिटी और सिमुलेशन के जरिए एक जटिल सर्जरी करना सीख सकेगा? क्या शिक्षा का भविष्य अब केवल मोटी किताबों में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ऐसी वर्चुअल सिमुलेशन तकनीक में छिपा है? ये सच में सोचने वाली बात है।